पहले राजनीति के मायने कुछ और होते थे, आज की राजनीति के कुछ मायने और हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं अपना राजनीतिक भविष्य जो देखती हूँ वो दुष्यंत जी में ही देखती हूँ। तो आप क्या मानती हैं, 2019 का चुनाव था, जी। दुष्यंत जी का सरकार में जाना स्मार्ट मूव था या गलत कदम था? पहले देवीलाल जी भी गए हैं बीजेपी के साथ, ओम प्रकाश चौटाला जी भी बीजेपी के समर्थन में आने से सीएम बने थे। जैसे इनेलो से आपने कहा भी पूरा परिवार जुड़ा हुआ था, जेजेपी से चौटाला परिवार से आपका परिवार जुड़ा हुआ। तो 2018 में राजनीति के शिखर पर सियासी गलियारों में ये चर्चा थी कि 2019 के चुनाव में इनेलो बहुमत से जीतेगी। किसी और पार्टी की मंशा, किसी व्यक्ति की मंशा जिसने इस परिवार का बिखराव किया हो। आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं जन नायक जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन श्रीमती कल्पना झोरड़ जी। श्रीमती कल्पना झोरड़ जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। अब वो बड़ी पारी खेलने के मूड में हैं। आज उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बलजीत जी। आप कैसे राजनीति में आपकी रुचि हुई? एक्चुअली रुचि सच एज मैंने कभी पार्ट नहीं लिया राजनीति के किसी भी कह दे कि कोई भी एक्शन में, बट जैसे पापा मेरे जो मदर फादर हैं, मतलब पापा जो हैं उनका हमेशा से जेजेपी पार्टी या इनेलो पार्टी को डॉक्टर अजय सिंह जी के साथ हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। तो बचपन से ही देखा है कि पापा का काफ़ी अच्छा आना जाना था। मेरे जो ताऊजी थे वो अजय सिंह जी के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो शुरू से ही जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था वो हमेशा अजय सिंह जी की फैमिली के साथ रहा है। राजनीतिक बातें आप शुरू से बचपन से सुनती आई परिवार से। उसके बाद फिर आपकी शादी भी ऐसे घराने में हो जाती है जो बनी गांव का बड़ा परिवार है और कई वर्षों तक सरपंच रहे हैं। बनी गांव में जैसे मेरा परिवार है वो बहुत बड़ा परिवार है, तो उनका जैसे रंजीत जी के साथ काफ़ी है। और जो सरपंच हैं वहाँ के जो पुराने सरपंच थे राम सिंह जी, उनके साथ हमारे बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध है। तो सच एज कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स के लोग आते जाते रहते हैं फैमिली में। तो ससुराल फैमिली बैकग्राउंड जो है वो भी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है और जो मेरे फादर साइड का था वो भी जुड़ा हुआ है। तो पिछले कुछ वर्षों से अब आपने सक्रिय राजनीति शुरू कर दी जी, कह सकते हैं। जो स्पोक्स पर्सन की भूमिका है वो एक बड़ा कदम है, एक बड़ी जिम्मेवारी है जी। कोशिश कर रही हूँ, आप जैसे लोगों से थोड़ा एक्सपीरियंस लेना सीखना, धीरे धीरे सीख जाऊंगी। पहले राजनीति के मायने कुछ और होते थे, आज की राजनीति के कुछ मायने और हैं। अगर मैं आपकी पार्टी से ही बात शुरू करूं तो दुष्यंत जी का क्या राजनीतिक भविष्य देखती हैं? डेफिनेटली मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं अपना राजनीतिक भविष्य जो देखती हूँ वो दुष्यंत जी में ही देखती हूँ, क्योंकि राउंड अबाउट दुष्यंत जी जो है 40 है, सेम एज ग्रुप मेरी है। तो मुझे लगता है कि एक लंबी रेस के घोड़े हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि कांग्रेस में हुड्डा जी हैं जैसे, तो एट द एज ऑफ रिटायरमेंट है वो। अगर अभय सिंह जी की बात की जाए तो वो भी एट द एज ऑफ रिटायरमेंट है, बट दुष्यंत जी ने अभी अपनी पारी शुरू की है। तो अगर आपको लंबा चलना है तो आई थिंक दुष्यंत जी इज़ द बेस्ट। तो आप क्या मानती हैं, 2019 का चुनाव था जी, दुष्यंत जी का सरकार में जाना स्मार्ट मूव था या गलत कदम था? डेफिनेटली स्मार्ट मूव था। और ये फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ है कि इनका परिवार बीजेपी के साथ गया हो। पहले देवीलाल जी भी गए हैं बीजेपी के साथ, ओम प्रकाश चौटाला जी भी बीजेपी के समर्थन में आने से सीएम बने थे। तो मुझे नहीं लगता कि ये बात बार बार क्यों उठाई जाती है कि दुष्यंत जी ने गलती की है। मतलब जब ओम प्रकाश चौटाला जी, देवीलाल जी ने यही सेम चीज़ की थी तो वो गलती नहीं थी, बट जो वो दुष्यंत जी ने कर दी तो वो गलती हो गई। तो मतलब आपका गलत सही और दुष्यंत जी का सही भी गलत, तो दोनों में ये कैसा भेदभाव है? वही सेम चीज़ उनके पूर्वज करते आए हैं। देवीलाल जी ने किया है, ओम प्रकाश जी ने किया है। मतलब जब पॉलिटिकल लीडर्स का नाम आता है तो देवीलाल जी का नाम आता है। एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट अगर हम पॉलिटिकल फिगर की बात करें तो ओम प्रकाश जी का बात आता है। तो वही सेम इंटेलिजेंट मूव अगर दुष्यंत जी ने लिया तो वो गलत कैसे हो गए? जैसे इनेलो से आपने कहा भी पूरा परिवार जुड़ा हुआ था, जेजेपी से चौटाला परिवार से आपका परिवार जुड़ा हुआ था जी। तो 2018 में राजनीति के शिखर पर सियासी गलियारों में ये चर्चा थी कि 2019 के चुनाव में इनेलो बहुमत से जीतेगी जी। लेकिन पार्टी दो फाड़ हो जाती है। दुष्यंत और दिग्विजय पार्टी छोड़ देते हैं या कह लो उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है जी। तो सरकार आते आते रह गई। देखिए इसमें मतलब अभय सिंह जी के जो बयान आते हैं हमेशा वो ये आते हैं कि दुष्यंत जी ने
अपने सीएम बनने के मोटिव के लिए हमारी पार्टी को और हमारे घर को बिखेर दिया। तो मैं तो सीधा सा एक क्वेश्चन यही करना चाहूँगी कि जिस टाइम पार्टी अलग हुई थी उस टाइम ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में थे और अजय सिंह जी भी जेल में थे। तो जो उस टाइम पार्टी के सर्वे सर्वा थे वो अभय सिंह जी थे। बिल्कुल। परिवार के भी कह सकते हैं सर्वे सर्वा उस टाइम अभय सिंह जी थे, और पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए तो भी अभय सिंह जी थे। तो मुझे लगता है कि उस टाइम उनको वो चीज़ें संभालनी चाहिए थी। अगर चलिए मानिए मैं उन्हीं की बयान पे जाती हूँ, अभय सिंह जी बयान देते हैं हमेशा कि इन्होंने दुष्यंत को दिग्विजय को पार्टी में सीएम पद चाहिए था दुष्यंत को, इसलिए उन्होंने पार्टी तोड़ दी। तो अगर वो सीएम पद चाहते थे तो आप बड़े थे, आप समझाते। उस टाइम आपको पार्टी को साथ लेके चलना था क्योंकि आप ही तो वहाँ के सर्वे सर्वा थे। आप उन बच्चों पे कैसे ब्लेम कर सकते हैं? और दूसरी बात, जैसे हर टाइम वो कहते हैं कि मैंने एमपी बनाया था दुष्यंत को, मैंने अपनी भाभी नैना जी को डबवाली से एमएलए बनाया था, तो आप दुष्यंत को सीएम बना देते, कर देते त्याग। कितनी बड़ी बात थी? आप बड़े थे, आप सर्वे सर्वा थे, क्या आप पार्टी के लिए और परिवार के लिए त्याग नहीं कर सकते थे? बना देते दुष्यंत को। वही कहते हैं कि दुष्यंत जी सीएम बनना चाहते थे, तो आप पार्टी को भी बचा सकते थे, आप परिवार को भी बचा सकते थे। उस टाइम आप त्याग दे सकते थे, पर आपको भी सीएम बनना था। अगर वही सेम लड़ाई करने के लिए आपने पार्टी तोड़ी तो आप सही कैसे हो सकते हैं और दुष्यंत जी गलत कैसे हो सकते? तो ये आपको क्या लगता है, पार्टी तोड़ने के पीछे किसी और पार्टी की मंशा, किसी व्यक्ति की मंशा जिसने इस परिवार का बिखराव किया हो? नहीं, कोई भी आपका घर तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक आप खुद अपने परिवार में प्रेम है या पार्टी में आपकी जो विचारधारा है वो सेम है। विचारधाराएं भी अलग हो गई, महत्वाकांक्षा भी अलग हो गई, तो तीसरे को ब्लेम मैं नहीं करना चाहती कि इसने तोड़ दिया उसने तोड़ दिया। बीजेपी के साथ तो ये लोग पहले भी गए हैं, कोई फर्स्ट टाइम तो दुष्यंत जी ने ऐसा स्टेप लिया नहीं है कि उन्हें गद्दार बोला जाए या बोला जाए कि बीजेपी ने तोड़ दी। नहीं तोड़ी, क्योंकि वो आपसी मन मुटाव से हुई थी। तो उसके बाद क्या कृषि कानून जब आए, क्या दुष्यंत जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था? दुष्यंत जी अगर इस्तीफा दे भी देते तो चेंज क्या आता? क्योंकि ये जो 3 काले कानून किसानों के अगेंस्ट बनाए थे, ये बनाए तो केंद्र सरकार ने थे, मोदी सरकार ने बनाए थे। अगर वो इस्तीफा दे भी देते तो मतलब क्या ये वापस हो जाते? ये कोई हरियाणा के पर्सनल कानून थोड़ी बनाए थे राज्य सरकार ने, ये तो पीछे से सेंटर से बने थे। उसके लिए आप दुष्यंत जी को ब्लेम कर रहे हैं कि रिजाइन तो अभय सिंह जी ने दिया था, उपचुनाव हुआ था तो अभय सिंह जी हारते हारते बचे थे। तो अगर रिजाइन करने में इतनी बड़ी शक्ति होती तो फिर उपचुनाव में अभय सिंह जी एक तरफा जीतने चाहिए थे, जीते तो नहीं। वही किसान थे, वही उनका एरिया था, वहीं से उपचुनाव हुआ था, तो फिर ये फर्क हल हो ही नहीं सकता मुद्दा। मतलब आप ऐसा मूव क्यों ले रहे हैं कि आप पीछे भाग रहे हैं? नहीं, आप उस पोस्ट पे रहिए, आप उस पोस्ट पे रह के काम कीजिए। क्यों? दुष्यंत जी इंटेलिजेंट थे, उन्होंने नहीं दिया इस्तीफा, देना भी नहीं चाहिए था। इस्तीफा देने से अभय सिंह जी को क्या मिला? अगर वो एक अच्छा एक्शन था फिर तो अभय सिंह जी को भी मिलना चाहिए था ना। अगर लोगों का मत ये था कि रिजाइन कर देते तो अगला सीएम होता जी, तो भाई जो एक दावेदार थे, एक एमएलए थे, आप वो तो हारने पे आ गए थे रिजाइन देने से, तो वो कैसे सीएम बन जाते? सीएम आप बनेंगे लोगों के बीच रह के उनके काम करने से, और दुष्यंत जी ने सरकार में रह के काम किए हैं। सबसे बड़ा काम तो मैं आपके सामने बैठी हूँ, 50% महिलाओं को सरपंची में दिया है। उसके बाद में जो लेडीज़ हैं घर से बाहर निकली हैं, इतना काम किया है। मतलब इक्वल लाने के लिए लेडीज़ और जेंट्स को उन्होंने कितना बड़ा स्टेप लिया है। तो मुझे तो लगता है कि रिज़ाइन देने से कोई मुद्दा हल नहीं होता। तो बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनका बीच में साथ छोड़ दिया, एकदम से उनको हटा दिया गया। इसमें हम कह सकते हैं कि सब अपना देखते हैं। जब तक उन्हें लगा कि दुष्यंत जी की उन्हें यूज़ है तब तक उन्होंने यूज़ किया, उसके बाद में उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। 2019 के अंदर 10 महीने की पार्टी 15% वोट ले जाती है लगभग, और 5 साल बाद एकाएक क्या हुआ भाई, 1.5% पे पार्टी रह गई, एक सीट भी नहीं जीत पाई। तो आपको इसके पीछे क्या कारण लगता है? ये किसानों का विरोध था या कुछ और मैटर था? नहीं बलजीत जी, अगर ये किसानों का विरोध होता ना तो बीजेपी की सरकार नहीं आती, क्योंकि किसानों को सबसे ज़्यादा दिक्कत तो बीजेपी से ही थी ना। बट उन्होंने उनका तो विरोध किया ही नहीं। बीजेपी का विरोध हुआ था वहाँ बीजेपी बीजेपी जीती थी।
तो ये तो जो वो कहते हैं ना कि एक लंबी रेस का घोड़ा मैदान में आया तो सारे डर गए हैं, तो वही बात है कि जो बाकी सारे विपक्ष हैं उन्होंने दुष्यंत जी का दुष्प्रचार इतना ज़्यादा किया था कि ये गद्दार है, ये किसानों का गद्दार है, तो ये सब बातें इतनी फैला के लोगों को भ्रमित किया था कि, और लोग एक्चुअली हमारे हरियाणा के या इंडियन लोग कह दो बहुत इमोशनल लोग हैं, तो उन्हें सेंटिमेंट्स में उलझा के ये सब किया मतलब उनका एक आप कहना चाहती हैं षड्यंत्र के तहत पीआर डाउन किया गया? जी डेफिनेटली, ये उनका मोटिव था, राजनीतिक तरीके से उनके लिए अच्छा था, हमारे लिए बुरा चला गया। अब पार्टी द्वारा दोनों भाई दुष्यंत और दिग्विजय ये कह रहे हैं कि हमने शून्य से द्वारा उठाव की तरफ चलाया जी, हमारा ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है जी, और 7 दिसंबर की आपकी आने वाली रैली है, वो कहते हैं वो तय कर देगी। बिल्कुल तो तय रैली कर के लिए आप देंगे। क्या तैयारियां कर रहे हैं? क्या दावा है तैयारियां तो आपका? बहुत अच्छी जा रही है बलजीत जी। अगर आप देखें ना कि जनसभा जो हो रही है जहाँ पे निमंत्रण हो रहे हैं, वही एक छोटी रैली का काम कर रहे हैं। इतनी भीड़ उमड़ के आ रही है कि जहाँ पे भी अजय जी जा रहे हैं या दुष्यंत जी जा रहे हैं या दिग्विजय जी जा रहे हैं, कोई भी जा रहा है, तो ऐसे लग रहा है एक छोटी रैली तो निमंत्रण पे ही आ गई। तो जुड़ते जुड़ते काफिला देखते जाइएगा आप कितना हुजूम साथ को होता है। नहीं, फिर भी क्या सारी दावा? रैलियां फेल हो जाएंगी और उस दिन आप पक्की बात तो है? खुद ही निमंत्रित हैं। पक्की बात है? डेफिनेटली क्योंकि ये तो पहले भी कहा गया था कि इन्होंने कि किल्कियां मरवाई, पार्टी तोड़ दी, बट 10 महीने में मतलब गोहाना रैली की बात कर रहे हैं आप? किल्की मारने वाले जो 2 लाख लोग थे मान लीजिए, जिन्हें उन्होंने बुलाया था कि आप किल्की मारिए, बट 10 महीने में उन्हें कितने लाखों लोगों ने वोट देके और सरकार में बिठाया था, तो वही लोग दोबारा सरकार में बिठाएंगे। दुष्यंत खुद कहते हैं मेरा स्मार्ट मूव था, अगर मैं सरकार में ना जाता, Definitely. मैं पेंशन ना लागू करवाता, 75% आरक्षण नहीं लागू करवा सकता, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो मैं सरकार के अंदर रह के ही करवा सकता था। जी बिल्कुल, जब आप सरकार में रहेंगे तभी कुछ करवाएंगे ना। आप अगर सरकार के अंदर बैठे ही नहीं है तो आपके काम होंगे ही कैसे? क्योंकि कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो आपको दिल से नहीं दिमाग से लेने पड़ते हैं। एंड दुष्यंत जी इज अ इंटेलिजेंट लीडर, तो उनका वो मूव डेफिनेटली बहुत स्मार्ट था। तो 2029 के लिए क्या रोड मैप है? आपको क्या लगता है पार्टी क्या कर पाएगी? डेफिनेटली हम एक अच्छे बहुमत के साथ, मतलब बहुमत भी नहीं कहो, बट हम सरकार की हिस्सेदारी जरूर रहेगी हमारी, मतलब एक अच्छे लेवल पे मतलब हम। इस बार भी जो सत्ता का ताला है वो आपकी चाबी खोलेगी? डेफिनेटली हमारी चाबी खुलेगी। या एक बार दाव लग गया दोबारा पता नहीं लगेगा? नहीं, दाव तो उन लोगों के लगते हैं जो सट्टा खेलते हैं। हम लोग तो मतलब एक अच्छे मोटिव के साथ जा रही है हमारी पार्टी। दुष्यंत जी युवाओं के लिए सोचते हैं, लेडीज के लिए सोचते हैं, मतलब इतनी लंबी पारी खेलनी है, तो वो तो है ही नहीं ना कि 5 साल का करियर है भाई, कैसे भी कुछ भी वादे करो और फिर जीत जाओ। हमें तो लंबा खेलना है, तो लंबा खेलने के लिए आपको अच्छा खेलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपने कहा कि सरकार में भागीदारी रहेगी, तो आप ही कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ेंगी? ये तो देखो पार्टी डिसाइड करती है कि आगे फ्यूचर में क्या होना है क्या नहीं होना है। अभी से ये सब चीज़ें तो मैं कुछ तय नहीं कर सकती। नहीं, फिर भी आदमी ग्राउंड बना के चलता है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कोई प्लान पार्टी टिकट देती है तो जी। क्या आपका रहेगा कि आपके लिए कौन सा हल्का सबसे बढ़िया रहेगा? देखिए, मैं तो रानिया से ही हूँ बेसिकली, तो मतलब अपना होम टाउन तो हमेशा अपना ही रहता है, अपने लोग रहते हैं, तो वो तो एक अलग बात है। बाकी जो पार्टी डिसाइड कल्पना जी 2026 में परिसीमन की रिपोर्ट आएगी, जी। कुछ हल्के बढ़ जाएंगे, कुछ हल्के रिजर्व हो जाएंगे, और इस बार तो कह रहे हैं महिलाओं के लिए भी हल्के रिजर्व होंगे। जी देखिए बीजेपी क्या गेम खेलती है, कहाँ का हल्का कहाँ के लिए रिजर्व करती है, कौन सा महिला के लिए करती है, कौन सा SC/BCs के लिए करती है, तो वो सब तो तब संभावनाएं जो होंगी, परिस्थितियाँ होंगी, उसी पे डिपेंड नहीं, करेगा। मान लेते हैं रानिया महिला के लिए रिजर्व हो गया, जी। तो फिर भाग्य आजमाएंगी? पार्टी को आवेदन तो करना पड़ेगा ना। पार्टी को आवेदन तो करना पड़ेगा ना, मैं लड़ना चाहती हूँ। नहीं, अभी मतलब देखो पार्टी जो कहेंगी उसके बारे में मतलब हमारे जो भी वो उनका फैसला होगा। अब आपका आगे क्या कहना है, आगे क्या किस तरह की राजनीति रहने वाली है? पिछली बार जैसे 5100 पेंशन की बात थी, छात्र संघ के चुनावों की बात थी, दिग्विजय खुद मानते हैं ये 2-4 चीजें हम नहीं कर पाए जो हम अगली बार पूरा करेंगे। डेफिनेटली एक तो जो पेंशन वो नहीं कर पाए, उनका मलाल तो हमेशा अजय सिंह जी को भी बहुत रहता है, अपने शब्दों में हमेशा ही बोलते हैं वो कि नहीं कर पाए, क्योंकि पूरी सरकार हमारी नहीं थी, थोड़ी सी भागीदारी थी, तो वो तो डेफिनेटली एक काम करना ही करना है। बाकी उन्होंने रोजगार के लिए जो 70% 75% का किया था,
उसमें भी। और दिग्विजय जी जो है वो एक अच्छी फाइट कर रहे हैं नशे के लिए। तो सब अपने अलग अलग एजेंडाज पे हैं। 2-3 नेता हैं, दोनों तीनों के एजेंडाज बहुत क्लियर है कि युवा जो है आगे जो काम करने, देखियो वृद्ध लोग हैं उनको तो वो पेंशन देंगे, तो उनको वैसे सिक्योरिटी दे दी। जी। उसके बाद युवा के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज देंगे और उन्हें सिक्योरिटी देंगे। प्लस लेडीज के लिए तो उन्होंने पहले भी किए, आगे भी किए, कर ही रहे हैं। तो फिर सभी को तो सिक्योर कर दिया हमारी सरकार ने, बचा कौन? दिग्विजय जी तो एक एनजीओ चलाते हैं अयास, जी उसके तहत उन्होंने ओपन जिम करवाए जी और कहते हैं कि डब वाली हल्का एक ऐसा हल्का है जिसके अंदर सारी गांव में ई लाइब्रेरीज है। जी, उन्होंने बनवाई है इलेक्शंस के टाइम। उससे पहले उन्होंने ये सब स्टार्ट किया था, बट वही कि इलेक्शंस के टाइम सबने बोला कि इलेक्शंस के टाइम करवा रहे हैं ये वो, उसमें बीच में लोगों की जो गर्ल्स के लिए ई लाइब्रेरी, स्टूडेंट्स के लिए ई लाइब्रेरीज थी, वो बीच में भी रुकवा दी थी। बट उसके बाद फिर से वो मैदान में आए। चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने वही काम लागू रखा है। जो जो वादे किए थे उन्होंने सारे निभाए हैं। मुझे नहीं लगता आदित्य जी ने क्या वादे किए थे क्या निभाए हैं, वो हारने के बाद भी निभा रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें, आप किसानी परिवार से हैं, बीजेपी सरकार ने अभी ट्रैक्टर के ऊपर नवीनीकरण शुल्क बढ़ा दिया, एक का एक 10 गुना बढ़ा दिया, उस पर आपका क्या कहना है? डेफिनेटली बहुत ही गलत है। किसान को तो हर तरफ से ही मार हो रही है, ना तो उसकी फसलों के पैसे आ रहे हैं। दुष्यंत जी के टाइम में तो 48 आवर्स के अंदर फसलों के पैसे खाते में आ जाते थे, बट जब से सरकार में से हमारी निकली है उसके बाद में तो ये सब हुआ ही नहीं। और उसके बाद में तो ये बहुत ही बड़ा गलत स्टेप आप लिया खुद गया किसान है, नरमे का खराबा देख रहे हैं जी, पैडी स्कैम देख रहे हैं, धान का उठान नहीं हो रहा, पेमेंट नहीं मिल रही, अब ये तो फेलियर है मतलब जो सरकार किसानों का की हालात है। बट मतलब शुरू से ही देखा गया है बीजेपी सरकार तो किसानों के अगेंस्ट चलती ही आई है। चाहे उसमें आप 3 काले कानून की बात कर लो, चाहे आप अभी जो ट्रैक्टर का बढ़ा है उसकी बात कर लो, चाहे एमएसपी की बात कर लो, चाहे खाते में उनके पैसे आने हैं। उसके बाद पैडी का इतना बड़ा स्कैम हुआ है जो दुष्यंत जी रोज बोलते हैं, जिसकी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये जो लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है सरकार ने, आपको लगता है ये अच्छी योजना है? 2100 रुपये हर महिला को? अच्छी योजना हो सकती थी अगर वो चाहते तो, बट उन्होंने हमेशा लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, इस बार भी किया है। उनके मैनिफेस्टो में था हर लेडी को मिलेगा, हर लेडी से वो लोग आ गए कि बीपीएल पे आ गए। बीपीएल से भी उन्होंने कट लिस्ट करना शुरू कर दिया कि हम इसको नहीं देंगे उसको नहीं देंगे, अगर 1 महीने का अगर वो नहीं निकालती है तो हम उनका वापस से ले लेंगे। मतलब उसमें उन्होंने इतनी सारी शर्तें लगा दी कि मुझे नहीं लगता कि गिनी चुनी कुछ लेडीज़ को मिलेगा और उसमें वो कह देंगे कि हमने योजना चलाई। तो वो हमेशा से यही करते आए हैं। तो राजनीति के अलावा और आपका क्या प्रयास रहता है समाज सेवा के लिए? अपने लेवल पे जितना हो सकता है उतना तो मैं करती हूँ। मतलब लेडीज़ को आगे आना चाहिए। पॉलिटिक्स में ना आना चाहो तो बहुत सारे वे होते हैं जिसमें आप कुछ आगे आके अपना काम कर सकते हैं। तो उसके लिए मतलब अच्छे स्टेप्स होते हैं वो लोग ले सकते हैं। तो आप 7 तारीख के लिए क्या मानती हैं, महिलाओं की भागीदारी भी पूरी होगी? बिल्कुल, सबसे बड़ा कैडर तो जेजेपी का ही था, महिलाओं का, नैना जी चौटाला का था। बीजेपी में देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक ऐसी लेडी लीडर है जो इतने बड़े एक महिला कैडर को मतलब वो कर रही हो, लीड कर रही हो। ना मुझे लगता है कांग्रेस में कोई इतना बड़ा है कि ठीक है एमएलएज लेडीज़ हैं, बट एक कैडर को पूरा कोई चला रहा हो ऐसा कोई लीडर उनमें है नहीं। तो मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा कैडर तो हमारा महिलाओं का है, सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ ही हमारे पास वो है। तो फिर वो तो डेफिनेटली बढ़ चढ़ के आएंगे। तो जेजेपी 2029 में अपना मुकाबला किसके साथ देख रही है? देखिए, विपक्ष में तो सारे होते हैं तो मुकाबला तो सभी से होगा। बीजेपी भी है, इनेलो भी है, कांग्रेस भी है, तीनों से फाइट है। और वैसे भी हमारे नेता तो बहुत अच्छे वक्ता हैं। वो तो हमेशा ही कहा जाता है कि दुष्यंत जी और दिग्विजय जी से जैसा वक्ता तो कोई है ही नहीं। संपत सिंह जी और वासुदेव शर्मा, दिन प्रतिदिन उनके पार्टी के अंदर कोई ना कोई ज्वाइनिंग हो रही है, उससे आपको क्या लगता है हरियाणा की राजनीति में? मुझे तो लगता है कि परिवार में कुछ ना कुछ मतभेद शुरू हो जाएंगे। अच्छी ज्वाइनिंग हुई है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, सुनैना जी का ग्राफ एकदम से बड़ा था तो उन्हें तैयारी कहीं की करवाई गई, टिकट कहीं की दी गई। 1 महीने पहले उन्हें इलेक्शन से कहते कि आप यहाँ की तैयारी कीजिए। तो मुझे वही लग रहा है कि सुनैना जी फतेहाबाद में एक्टिव हैं और उनकी जगह लेने के लिए संपत सिंह जी आगे हैं। तो मुझे लगता है पारिवारिक मतभेद शुरू हो जाएंगे। इससे ज़्यादा मुझे लगता है संपत जी के आने का कोई फायदा नहीं होगा। जननायक जनता पार्टी पे तो अक्सर आरोप लगता है कि ये बीजेपी की बी टीम है।
ये आरोप तो बलजीत जी आजकल सभी पे लग रहा है, ट्रेंड चल गया है। पहले नहीं होता था ये ट्रेंड, अब तो हर कोई हर किसी को बी टीम बता रहा है। कांग्रेस कहती है कि जेजेपी और इनेलो बी टीम है, और इनेलो बोलती है कि कांग्रेस और जेजेपी बी टीम है। बट मैंने कभी हमारे नेता के मुंह से ये नहीं सुना कि बी टीम है, क्योंकि कोई भी बी टीम किसी की नहीं होगा। सबको अपना राजनीतिक करियर बनाना है, सबको अपनी पार्टी को आगे लेके जाना है। और बात करें बी टीम की तो अभय सिंह जी ने जो इलेक्शंस में गोपाल कांडा जी का साथ दिया था, तो उसके बाद में जो बयान आया था गोपाल कांडा जी का, अभय सिंह जी कहते हैं कि ये मेरी गलती थी। बट वो बहुत सोच समझ के उन्होंने उनका साथ दिया था। गलती तो वो होती है ना जो हम अनजाने में कर लें, बट वो अनजाने में तो स्टेप नहीं था, बहुत सोच के गोपाल कांडा जी का साथ दिया गया था ताकि वो रानिया में उनके बेटे का साथ दें या इलाहाबाद में उनका साथ दें। तो वो उनका एक स्मार्ट मूव था, बट वो उसे मान ही नहीं पा रहे हैं। उनको बल्कि एक्सेप्ट करना चाहिए। दुष्यंत जी अगर बीजेपी के साथ गए थे तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, मेरा स्मार्ट मूव था। अभय सिंह जी कहते हैं सत्य है, बट उस सत्य को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ, वो कह सकते हैं कि हाँ, वो राजनीतिक तौर पे मेरा स्मार्ट मूव था। अगर मैं गोपाल जी की हेल्प करता हूँ तो रानिया और वहाँ पे वो मेरे बेटे और उनकी हेल्प कर रहे थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने बोला कि मेरी गलती थी। गलती नहीं थी, वो उनका एक राजनीतिक सोच थी कि अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे इस वहाँ पे फ़ायदा होगा। तो बी टीम अब जैसे वो बोल देते हैं कि दुष्यंत जो है बी टीम है, या जेपी हुड्डा जी इनके बेटे बोलते हैं। तो जेपी जी की तो अभी पिछले दिनों जो घोड़ेला जी को हराने के लिए ऑडियोज वायरल हो रही हैं इतनी ज़्यादा, तो उसमें अगर वो अपनी पार्टी के एमएलए को हरा रहे हैं तो बी टीम कौन हुआ? और कांडा जी जो बोल रहे हैं कि खट्टर जी ने मुझे बोला था कि इनको जितवाओ, तो ये तो अंदरूनी दोनों पार्टी से बी टीम का काम कर रही थी। हमारी तो कोई ऑडियो वीडियो वायरल नहीं हुई। क्या कहीं पे हुई है दुष्यंत जी ने कहा इसको जितवाओ इसको हरवाओ? इन दोनों पार्टीज की हुई है। तो बी टीम हम कैसे हुए? हम तो जब गए थे तो सबके सामने गए थे, स्मार्टली और इंटेलिजेंटली गए थे, ओपन गए थे बिल्कुल। और ओपन कोई पहली बार तो गए नहीं, पहले देवीलाल जी और ओम प्रकाश जी भी गए हैं। तो हम ही ने बी टीम का काम नहीं किया। बट ये वही है कि दुष्यंत जी को गिराना है तो कुछ भी बोलो। पर आप एक बात तो मानती हैं, 2024 का जो चुनाव था, जी। एग्जिट पोल सर्वे सब कह रहे थे कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन कांग्रेस को उसके स्लीपर सेल नहीं मार दिया, जी। या कांग्रेस को कांग्रेस ने हरा कांग्रेस ने दिया। आप मार इसको दिया। कैसे देखती हैं? बिल्कुल डेफिनेटली मार दिया, और मार दिया नहीं, मार देंगे भी। नेक्स्ट भी यही होने वाला है कि हर जगह जयप्रकाश जी अपनी चलाएंगे, हुड्डा जी अपनी चलाएंगे, मतलब गुटबंदी। ये तो इनका कभी खत्म होना ही नहीं है, क्योंकि गुट तो है। जब तक गुट है गुटबाजी चलेगी। कैसे खत्म कर सकते हैं आप? होंगी नहीं खत्म। आपको क्या लगता है चौधरी देवीलाल जी की लेगेसी को, हरियाणा के निर्माता रहे हैं, युग पुरुष रहे हैं, उनकी लेगेसी को किस तरह से आगे और कौन आगे बढ़ाएगा? देखिए एक्चुअली लेगेसी और मतलब विरासत को हम लेगेसी कहते हैं। वंशज अलग शब्द है और विरासत अलग शब्द है। वंशज जो पैदा हो गया वो सब वंशज है। रणजीत जी भी वंशज है, रवि जी भी वंशज है, आदित्य जी भी हैं, सब हैं। उसको कोई नकार ही नहीं सकता, क्योंकि वो आप बाय बोर्न हैं। बट उनकी लेगेसी कौन, मतलब अभय सिंह जी कहते हैं कि मेरे पास लेगेसी है, मैं उस पुरानी पार्टी को आगे लेके जा रहा हूँ। बट विरासत जो होती है वो आपको दी नहीं जाती, वो आपको कमानी पड़ेगी। आप लोगों की नज़रों में जब देवीलाल जी के पद चिन्हों पे चलेंगे, वैसे कर्म करेंगे जैसे देवीलाल जी ने, तो ये फैसला लोग करेंगे कि किसके पास लेगेसी है। कोई कॉपीराइट तो है नहीं मूवी के कि आपको दे दिए थे, किसी ने नहीं दिए थे। आप खुद बोलते हैं मेरे पास है, तो नहीं होंगे आपके पास। वो लोग डिसाइड करेंगे लेगेसी किसके पास है। और जिस तरह की शब्दावली अभय सिंह जी की है, मुझे तो नहीं लगता कभी भी देवीलाल जी ने ऐसी शब्दावली किसी के लिए भी यूज़ की होगी। तो फिर कैसे आप उनकी लेगेसी लेके जा रहे हैं? उनकी लेगेसी तो ये थी नहीं। किसी के घर पैदा होना इज़ नॉट अ अचीवमेंट। आपको अपने कर्मों से अपना नाम कमाना पड़ेगा। अपने पिता का या दादा का नाम लेके नहीं होगा। और लोग वो चीज़ देखेंगे कि कौन उनके कर्मों पे चल रहा है। लोगों को डिसाइड करने दो लेगेसी किसके पास है। आप खुद क्यों गा रहे हैं कि मेरे पास है? वो तो लोग डिसाइड। आज के टाइम में कोई वो इतना बेवकूफ़ नहीं है, सबको पता है कि कौन कैसे काम कर रहा है, कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहा है। तो लेगेसी वही लेके जाएगा जो उनके कर्मों पे चलेगा। कल्पना जी, आपने एक बात कही भी दुष्यंत जी का पीआर डाउन करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया, अभी उनकी छवि को कैसे खराब किया जाए।
आपने पिछले दिनों देखा जब बाढ़ के दिन थे, वो एक गांव धनाना के अंदर गए, भिवानी का गांव है जी। तो उसके अंदर वो एक बुजुर्ग पीछे बैठा भी कहने लग गया मलाई खा गया, मलाई खा गया। अब ये भी बड़ा पीआर फैलाया जा रहा है इस बात को लेकर कि इन्होंने बहुत माल इकट्ठा किया। मलाई कहाँ थी बलजीत जी, हमें तो छान के दूध दिया गया था। मलाई तो बीजेपी के पास थी, मतलब मलाई हमारे पास तो थी नहीं ना। क्यों? 11 डिपार्टमेंट थे। हमें तो भैंस दी नहीं गई थी, भैंस तो बीजेपी के पास थी। उन्होंने दूध निकाला और बोला अपना एक गिलास पकड़ो, उसमें मलाई आई कहाँ? मलाई तो थी नहीं, पूरी बाल्टी तो बीजेपी के पास थी, हमारे पास तो एक गिलास था। तो वो छवि उसमें खराब करने की। आप खुद सोच के बताइए, हमारी तो 10 सीट की भागीदारी थी, बाकी सारी सरकार उनकी थी, तो मलाई तो तब खाएंगे ना जब हमारे पास पूरी बाल्टी आएगी। बाल्टी तो उनके पास थी, हमें तो एक गिलास छान के दिया गया था। अब उसमें लोगों को कहाँ मलाई नजर आई मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको लगता है कि अगर कोई मलाई खाई होती तो बीजेपी इस बार फाइलें खोल देती? बिल्कुल खोल देती। जब भी बात आती है कि हिसार का एयरपोर्ट है वो बीजेपी के टाइम से ही काम चल रहा है, पुराना ही चल रहा है, तो उस टाइम का सारा क्रेडिट वो बीजेपी सरकार लेती है। तो जब घोटाले की बात आती है तो दुष्यंत जी कहाँ गए? दुष्यंत जी का तो एक्शन ही नहीं था ना, दुष्यंत जी ने तो कुछ किया ही नहीं था एयरपोर्ट के लिए, तो आप ब्लेम कैसे कर सकते हैं? या फिर अगर आप दुष्यंत जी को ब्लेम कर रहे हैं तो मानिए तो सही कि ये हवाई अड्डा दुष्यंत जी ने बनाया है। आप मानना भी नहीं चाहते, आप ब्लेम भी करना चाहते हैं, तो दो राहों पे कैसे चलेंगे वो आप? तो ये आरोप लगाते हैं एयरपोर्ट के आसपास हजारों एकड़ जमीन खरीद ली या अपने बंदों को दिलवा दी। तो दुष्यंत जी का तो प्रोजेक्ट ही नहीं था ना, बीजेपी तो कहती है हमारा पुराना प्रोजेक्ट था, हमने किया है, तो फिर दुष्यंत जी कैसे लैंड बेच देंगे, खरीद लेंगे? दुष्यंत जी तो कहते हैं कि अगर उनको कोई लगता है मलाई खाई या कुछ गड़बड़ हुई है तो मेरे खिलाफ जांच तो करो। बोल रहे हैं, वो तो कब से बोल रहे हैं, पर जांच तो कोई नहीं कर रहा। मैं तो यही कहूँगी कि दुष्यंत जी युवा हैं, उनकी अभी एक लंबी पारी है, झूठे वादे नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबी पॉलिटिक्स करनी है। जो कहते हैं ना शॉर्ट चीज़ें वही करता है जो थोड़े समय के लिए होता है, जिसे बहुत लंबा चलना है वो ऐसे वादे नहीं करेगा जो वो कर ना पाए। तो वो लेडीज़ के लिए कर ही रहे हैं, युवाओं के लिए कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनसे अच्छे नेता कोई है ही नहीं, तो जेजेपी से जुड़ना चाहिए। तो आप अपना राजनीति में रोल मॉडल किसको मानती है? दुष्यंत जी को। तो आपको ये जो प्रेरणा मिली राजनीति से आने की, वो किससे मिली? परिवार से? परिवार से भी कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं डेस्टिनी है कि जुड़ना लिखा हुआ था तो एकदम से एंट्री हो गई। तो अब आगे शीर्ष तक कब तक जाना है? जब तक चल सकेंगे, थकेंगे नहीं। तो आपने देखा जन नायक जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है कल्पना झोरड़ जी, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से हमारे सवालों के जवाब दिए। आप देखते रहिए, हमें सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।